नरेंद्र मोदी दुनिया के लिए नई नजीर पेश कर रहे हैं। भारत की ताकत पूरी दुनिया में देखी जा रही है। मुस्लिम देशों में भी हिंदू मंदिर शान से बनाया जा रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल और आप देख रहे हैं देश का पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। अवध में श्री राम का दरबार सजाने के बाद मोदी अरब में भगवा लहरा रहे हैं। मुस्लिम देश यूएई में हिंदुओं को मोदी ने गर्व करने की वजह दे दी है। बीएपीएस मंदिर की सौगात देकर पीएम मोदी ने साबित किया कि हिंदुत्व उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। देश के अलग अलग धामों को संवारने के बाद मोदी का मिशन सनातन दुनिया के दूसरे देशों में अपनी चमक बिखेर रहा है। अब बारी अबू धाबी की है, तो क्या मोदी ने देश के दूसरे नेताओं के सामने एक बड़ी लकीर खींच दी है? क्या 24 में मोदी का हिंदुत्व विपक्ष के पत्ते को साफ कर देगा? क्या 400 पार का टारगेट हिंदू वोटों की बौछार से पूरा होगा? इसी मामले पर सबसे बड़े पैनल के साथ डिबेट करेंगे, लेकिन जो अहम सवाल आज के डिबेट में रहने वाले हैं उस पर नजर डालते हैं। आइए देखते हैं वो सवाल। अवध से अरब तक मंदिर मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से भारत की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, सनातन को सम्मान से हिंदू वोटों की क्या बौछार हो जाएगी अगर 2024 के लिहाज से बात करें? और मोदी के दौर में भारत की वैश्विक स्थिति, भारत की पहचान, भारत की सनातन संस्कृति को एक नया निखार मिला है, एक नया आयाम मिला है। इन मुद्दों पर बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। जो नामुमकिन हो उसे मुमकिन बनाना मोदी का स्टाइल है। अवध में श्री राम को दिव्य दरबार सौंपने के बाद बारी है अरब में जय श्री राम की। मोदी ने मुस्लिम देश यूएई में भव्य मंदिर की सौगात दी है। ये सबूत है मोदी की वैश्विक ताकत का। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा, तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया। अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहबा के पास बना ये मंदिर भव्य है, बेहद खास है। इसमें लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर में देश के प्रत्येक अमीरात का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीनारें हैं। पीएम मोदी मंगलवार को अबू धाबी पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने यहां भी तीसरे टर्म की गारंटी दोहराई और कहा कि अब की बार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। यूएई जैसे मुस्लिम देश में भी मंदिर का निर्माण आसान नहीं था। ये मोदी की कूटनीतिक जीत का सबूत है। भारत में मोदी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने की साजिश चलती रहती है, तो अबू धाबी में मुस्लिम भी मोदी के लिए पलक पावड़े बिछाते हैं। मोदी के दौर में क्या भारत विश्व गुरु की राह पर तेजी से निकल पड़ा है? क्या मोदी दुनिया के सबसे बड़े हिंदू नेता के तौर पर उभरे हैं? क्या मोदी की ये पहचान 24 में 400 पार का सपना साकार कर पाएगी?
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। एसएन सिंह हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में सैयद जवाद हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। प्रोफेसर भुवन जोशी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी। मणिशंकर पांडे प्रवक्ता एलजेपीआर, और राहुल लाल हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सैयद जवाद आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं, अगर आपको आवाज आ पा रही हो तो मेरा सवाल आपसे सीधा है कि भाई आज की तारीख में जब पूरी दुनिया में कई मत उभरे हुए हैं, कई लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, कोई देश एक दूसरे की सुन नहीं रहा है, लेकिन आज भारत जहां लकीर खींच देता है वो लकीर तटस्थ मानी जाती है, पत्थर की लकीर मानी जाती है। प्रधानमंत्री का संबोधन भी यही था कि यूएई ने कहा कि आप जहां लकीर खींच दें हम वहां मंदिर बनवा देंगे। तो ये गर्व वाली बात है, ये गौरव वाली बात है और भारत की बढ़ती हुई साख का प्रतीक है। गर्व महसूस हो रहा है आपको सैयद जवाद? नहीं, गर्व महसूस मुझे अपने भारतीय होने पर है और खासतौर से मुझे अपने भारतीय मुसलमान होने पर ज्यादा गर्व है। और मैं जो हूँ किसी एक पार्टी की तरफ से आप कहें आकर के मैं तारीफों के पुल बांधूं तो नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा एक मशहूर सा एक शेर है कि लगा के आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक बाहर, झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे। हुजूर का शौक सलामत रहे। शहर और बहुत है यहाँ भारत के अंदर, तो देखिए क्या हो रहा है, देखिए किस तरीके से किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, जाती हो रही है। क्या इससे जो है पूरे विश्व में हमारी छवि अच्छी होती? यहाँ के मुसलमानों के साथ देखिए क्या हो रहा है। वहां के मुसलमानों के साथ तो आपको पता नहीं कौन सी मोहब्बत है कि उनको एकदम से वल्ला हबीबी करके जो है गले लगा लेते हैं, प्रोटोकॉल तोड़ करके चले जाते हैं। सऊदी अरब और वहां के मुसलमानों से बड़ी चाहत और मोहब्बत है, और यहाँ के मुसलमानों को क्या कर रहे हैं आप आकर के? क्या कर रहे हैं उनके साथ कौन से? नहीं, यहाँ के मुसलमानों को क्या कर रहे हैं? नहीं, क्या 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 मतलब है आपका? नहीं सैयद जवाद, क्या का क्या मतलब है? नहीं, यहाँ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? नहीं, ये जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश है, इस बात से मुझे परेशानी होती है। नहीं, ये नहीं 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 गलत बात। मैं कह रहा हूँ यहाँ के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मुझे बताइए ना। हाँ बताइए क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? यहाँ मुसलमानों के साथ लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, ये नहीं दिखा आपको? यहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म और जाति के, क्यों कन्हैया वाली घटना आपको याद नहीं है? सुनिए 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 सुनिए, कन्हैया वाली घटना आपको याद नहीं है? नुपुर शर्मा के बयान पर चौराहे चौराहे पर नारा किस तरह से लगा वो आपको याद नहीं है? क्या हो रहा है यहाँ मुसलमानों के साथ? इस तरह की गलत बात क्यों करते हैं आप सैयद जवाद? देखिए 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 सैयद जवाद, देखिए पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए बयान में, नीति में और नियत में भी। अगर नियत में पारदर्शिता नहीं होगी तो फिर जवाब सही नहीं आएंगे। सही जवाब जी। अरे सुनिए सुनिए जी, रमेश बुदिहुड़ी को आप भूल गए? सदन में उन्होंने कुंवर दानिश अली के लिए क्या कहा था, कौन सी टिप्पणियां करी थी? नहीं नहीं, आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए ना मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, स्पेसिफिक आइए ना आप। मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं। मुसलमानों को एजुकेशन का जो बजट दिया जाता था वो घटा दिया गया, मुसलमानों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो भी घटा दी गई, मुसलमानों को मिलने वाला बजट घटा दिया गया। और तो और हैरत की बात यह है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं देती। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के अंदर जीरो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का। साहब आपको क्या बताओ, मुसलमानों का ड्रॉप आउट देख लीजिए कितना है एजुकेशन के अंदर, बच्चियों को कितना है। हिजाब पहनने वाली बच्चियों को यही भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके राइट में आगे दर्ज के स्कूल जाने से मना करते हैं। उस बच्चियों के ऊपर, चीजों के ऊपर किस तरीके से टीका टिप्पणी होती है यही लोग जानते हैं। उसके बाद आ जाइए आप हेल्थ सेक्टर के अंदर मुसलमानों के क्या हालात है इस बार देखिए जाके। मुसलमान नहीं, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, स्कूल में भगवा कुर्ता पजामा पहन के कोई जाए तो ठीक लगेगा आपको? आप एक बार किस तरह की स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं? स्कूल कोई धर्म की नीति चलाने वाला जगह है या धार्मिक पहचान और धार्मिक प्रतीक पहन के जाने वाली जगह है? क्या बात करते हैं आप, पढ़े लिखे आदमी हैं। जवाब यहाँ बहुत नहीं भाई, आपको विवेक भाई शायद पता नहीं, यहाँ हिंदू कॉलेज भी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज भी है, क्रिश्चियन गर्ल्स कॉलेज भी है, खालसा कॉलेज भी है। ये बातें मत करिए, क्या ये धर्म आधारित नाम नहीं लगते आप? धर्म आधारित नाम है, लेकिन वहां पर जिन जो सरकारी स्कूल है, जो सरकारी कॉलेज है, जो सरकारी स्कूल कॉलेज है, वहां पर इन चीजों का क्या मतलब है भाई?
अरे भाई, अरे सुन लीजिए, देखिए, आप तो फिर विवेक भाई, या देखिए, तो आप सैयद मुझे जवाद, समझ में नहीं आता या अब आपको आप नहीं देखिए, पता है मैं आपके यूनिवर्सिटी सवालों के का नाम जवाब, में। आपने जो सवाल मुसलमानों को लेकर उठाए कि भाई अच्छा, अच्छा, एक वहां सेकंड। के मुसलमानों के साथ वल्लाह हबीबी और यहाँ के मुसलमानों के से मुलाकात BHU की फुल फॉर्म क्या है? जी, BHU की फुल फॉर्म क्या है? बीएचयू का फुल फॉर्म आप अपने पास रखिए, मुझे उसका जवाब, मुझे उसका बीएचयू तो आप बताइए, जामिया का फुल फॉर्म बता AMU दीजिए, का फुल फॉर्म क्या है? जामिया का फुल AMU फॉर्म बता क्या दीजिए। है? मैं इन सब अरे डिबेट आप में नहीं बताइए। आना चाहता हूं। देखिए सैयद जवाद, अरे सुनिए, सैयद आपने जवाद, जब कहा तो मैं आपको बता रहा सैयद हूं, जवाद, यहाँ सैयद स्कूल जवाद के मेरी अंदर बात भी सुनिए, नाम ऐसे हैं, कॉलेजेस के बेफिजूल अंदर की भी नाम, बातों में सुन मत लीजिए। उलझिए। इस देश के अरे मैं मुसलमानों के आपको- साथ कुछ नहीं हो रहा है। इस देश का मुसलमान यहाँ खुशहाल के है, इस मुसलमानों देश के का साथ मुसलमान धोखा तरक्की हो कर रहा है, इस रहा है, देश का जाति हो मुसलमान रही है। आगे बढ़ रहा यहाँ है। के आपके अल्पसंख्यकों के साथ आपके जैसे जुल्म हो लोगों रहा के है, फॉल्स जाति नैरेटिव हो में रही नहीं है। आ रहा है। बाकी आपके सवाल का नहीं, जवाब लेने के लिए मैं perfect। जा रहा हूं एसएन सिंह जी के पास। एसएन सिंह जी सुनिए, जुड़ गए हमारे साथ। हाँ, नहीं, मैं एक अच्छा, सेकंड आ यहाँ रहा के हूं। मुसलमानों नहीं को सैयद गाली- जवाद, एक सेकंड रुकिए ना, आप ही सुनिए, थोड़ी सुनिए, बोलते रहेंगे। यहाँ के अरे भाई आप थोड़ी मुसलमान- बोलते रहेंगे, रुक जाइए 10 थोड़ा सा, 2 मिनट रुक सेकंड, जाइए। 10 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है, 10 बोलिए, सेकंड, चलिए 10 10 सेकंड सेकंड। दिया। हाँ, विवेक जी, भारत के विवेक जी, मुसलमानों को गाली और सऊदी अरब के शेखों को ताली, ये है भारतीय जनता पार्टी की चाल और ये है भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी। एसएन सिंह जी, जो एलिगेशन विवेक सैयद जी, जवाद लगा रहे हैं उसका जवाब विवेक दीजिए। विवेक जी देखिए, हम पहले बुराई का जवाब दें कि अच्छाई पे बात करें। हम अच्छाई पे बात करते हैं। आज देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी नहीं, संपूर्ण भारत के प्रधानमंत्री यूएई में जाते हैं और भारत के धर्म ध्वज को फहराते हैं तो 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 140 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान बढ़ाने का कार्य करते हैं। 140 करोड़ भारतीयों के साथ दूसरे देश के संबंधों को में आत्मीयता ले आने का कार्य करते हैं, सामंजस्य सौहार्द बढ़ाने का कार्य करते हैं। और इससे देश नहीं, दुनिया में एक सार्थक और बहुत सुंदर मैसेज जा रहा है कि आज भारत इतना खूबसूरत देश है। आप देखे होंगे, आपके चैनल और बहुत सारे चैनल के रिपोर्टर वहां पे गए, लोगों से बात कर रहे थे। लोग स्वयं कह रहे हैं कि भारत के पासपोर्ट का मान सम्मान बढ़ रहा है, भारत के पासपोर्ट में का भी वजन बढ़ रहा है, कि भारत के लोगों को इस नजरिए से देखा जा रहा है। ऐसे यूएई में, ऐसे अरब अमीरात, ऐसे खाड़ी देशों में जहां चुरा कर हनुमान चालीसा ले जाया जाता था और वहां के एयरपोर्ट पे अगर किसी को पकड़ लिया जाता था तो वापस भेज दिया जाता था। इतना सुंदर अगर बदलाव होता है तो मुझे लगता है इसका सार्थक और अच्छा परिणाम आ रहा है और इसका स्वागत करना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे मित्र जो बुराई की है, निश्चित तौर पे कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कहते हैं, अब कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कहते हैं कि योगी मोदी नहीं रहेंगे तो इस देश को कौन बचाएगा। कुछ ऐसे मुसलमान जरूर यहाँ पर हैं जो 3 तलाक पर कानून आता है तो कहते हैं हम महिलाओं पर अत्याचार कैसे करेंगे। निश्चित तौर पे कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो किसी का गला काटने का कार्य करते हैं। हाँ, कुछ मुसलमान ऐसे जरूर कश्मीर में थे, वो भारत के नहीं, वो भारत की संस्कृति के नहीं, जो कहते थे कि अरे भैया तुम हमारा कश्मीर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लूट लूंगा। मुझे लगता है उसी में के मुसलमान है। और मैं तो कहूंगा विवेक जी, आप पूछिए 4 करोड़ आवास का लाभ किस मुसलमान भाई को नहीं मिला, 12 करोड़ हर घर जल नल योजना का लाभ किस मुसलमान भाई को नहीं मिला, किसान सम्मान निधि का लाभ किस मुसलमान भाई को नहीं मिला, सबको मिला है। लेकिन हाँ, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो हाथ में फर्जी कलावा बांधते हैं, जो दुष्कर्म का कार्य करते हैं, जो देश के संसाधनों पे एक अधिकार बनाकर दूसरे के हक को लूटने का कार्य करते हैं, जो लव जिहाद का कार्य करते हैं, जो धर्मांतरण चलाने का कार्य करते हैं, जो ये कहते हैं मेरा वाला ही सही है दूसरे का गलत है। निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे छोटी एक करके सैयद जवाद बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। सैयद जवाद, आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था, बोलने दीजिए। वो बोले, देखिए क्या है ना, जवाद को तकलीफें हो रही है, ये भारत को मैं तो अपना नहीं एसएन सिंह मानते हैं, हम इनको अपना मानते हैं। मैं तो अब विवेक जी मुझे बोलने तो दीजिए। जी जी बोलिए, नहीं बोलने दे जल्दी रहे। जल्दी 10 सेकंड तो मुझे हाँ, हाँ, दीजिए। बोलिए एसएन सिंह जी बोलिए, एसएन सिंह जी बोलिए। इनसे पूछिए कि जो किसी बहन, बोलिए अरे भैया आपकी आवाज आ रही है, आपको बोलिए तकलीफ हो गई। एसएन सिंह जी, बोलिए। जवाद जी से ये पूछिए, ऐसा मुसलमान
जो ये कहता है कि जब योगी मोदी नहीं रहेंगे तो इस देश को कौन बचाएगा, ये सच्चा मुसलमान की आवाज है। जो दूसरे की हत्या कर देता है, कहता है मेरी धर्म को मानिए नहीं तो हम गला काट देंगे। जो कश्मीर में कहता है कि एक दिन में पूरा कश्मीर खाली कर दीजिए, नहीं तो अपनी बहन बेटियों को छोड़ के चले जाइए। जो दूसरे के ऊपर गोला बारूद का उपयोग करता है, उसको सच्चा मुसलमान माना जाएगा नहीं। वो भारत का मुसलमान नहीं है, वो इसी तरह का मुसलमान है जैसे हमारे मित्र हैं। बिल्कुल जिस तरह की मेरा ये मानना है। देखिए तीसरी 10 सेकंड दीजिए, तीसरा एक छोटा सा सवाल मुझे पूछ लें दीजिए। आप बताइए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 4 करोड़ आवास दिया गया, क्या मुसलमान भाई उससे वंचित है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ अबू धाबी में अगर भारत कोई मंदिर बनवा रहा है क्या हम जो ये गर्व का विषय है कि नहीं है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो सैयद जवाद और आपके सवालों का भी जवाब है। एसएन सिंह जी सुनिएगा, थोड़ा मेरी बात भी सुनिए। मैं भी कुछ कहना चाहता हूं भाई, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी भी फीलिंग्स हैं, मैं भी हिंदुस्तान का नागरिक हूं, मेरी भी बात सुनी जाए। मैं ये कह रहा हूं चंद अराजक तत्वों के लिए ये जवाब सैयद जवाद के लिए भी है और एसएन सिंह आपने जो सवाल उठाया उसके लिए भी है। चंद अराजक तत्वों की वजह से या चंद लोगों की वजह से पूरे समुदाय को क्लेम नहीं कर सकते। अच्छे लोग भी हैं इस देश में, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग भी हुए जो देश के राष्ट्रपति बने। इस देश में कई ऐसे नेता भी हुए। ठीक सैयद जवाद के लिए भी है। सैयद जवाद कह रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लिंचिंग किया जा रहा है। तो क्या कुछ चंद अराजक तत्वों की वजह से, चंद अपराधियों की वजह से देश के बहुसंख्यक आबादी पर सवाल उठाना जायज है? राहुल लाल कुछ कह रहे हैं। राहुल लाल, डिबेट इस बात का नहीं है कौन किस पर सवाल उठा रहा है। सैयद जवाद में आ रहा हूं आपके पास। सवाल इस बात का है कि भाई हिंदुस्तान, भारत एक बड़ा मंदिर बना रहा है खाड़ी देशों में, तो ये 140 करोड़ के देशवासियों के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व का विषय होना चाहिए। फिर इसमें हिंदू मुस्लिम मैं तुम ये कहां से आ जाता भाई? राहुल लाल जी। विवेक जी, देखिए हमें तो लग रहा है कि एसएन सिंह जी आजकल व्हाट्सएप पे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि यूएई की स्थिति, तो ऐसा नहीं कि यूएई में ये कोई पहला मंदिर है। ये यूएई में इसके पहले भी वहां पे 2 मंदिर वहां पे है। एक तो कृष्ण मंदिर है वहां पे गुरुद्वारा भी है। ठीक है कि ये बड़ा स्तर पे बड़ा अच्छा लगेगा। 3 तलाक आपको अच्छा लगेगा? 3 तलाक का कानून आपको अच्छा नहीं लगेगा? गला काटना आपको अच्छा लगेगा? दूसरे धर्म को धर्मांतरण करा लेना आपको अच्छा लगेगा? दूसरे धर्म की हत्याएं कराना आपको अच्छा लगेगा? ये अच्छा नहीं लगेगा। आज 140 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान सुन लेते हैं, एसएन सिंह जी सुन लेते हैं, एसएन सिंह जी सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। बंद करिए ना। राहुल लाल कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। एसएन सिंह जी सुन लेते हैं, एसएन सिंह जी सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। रिक्वेस्ट कर राहुल लाल जी बोलिए। जानना पड़ेगा ना कि वो जहां से ठीक है, राहुल लाल जी बोलिए। राहुल लाल जी कहना क्या चाह रहे हैं? ज्ञान को छोड़ दीजिए भैया, हम कहां से ज्ञान ले आते हो छोड़ दीजिए। राहुल लाल जी, फिर भी हम भारत की बात करते हैं। आप एक भी अपनी टिप्पणी बता दीजिए, जब किसी की गला कटी हो, आप उसकी निंदा किए हो, दिखा दीजिए। ठीक है राहुल लाल जी को सुन लेते हैं। एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं आपके पास। एसएन सिंह जी आ रहा हूं। राहुल लाल जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि वहां पे पहले से भी रहे हैं। आप सोच के देखिए कि मंदिर वहां पे 2 मंदिर पहले से भी थे। तो मानना पड़ेगा कि यूएई में जरूर जो है कि इस्लाम उनका जो है कि मूलभूत धर्म है, लेकिन वहां की मूल आबादी केवल 10% है। सवाल ये उठा कि आज इतना सुंदर मंदिर बना है, इसका स्वागत करते हैं कि इतना तो पूछा जा रहा है, कौन मना करता? सुन तो लीजिए। मैं केवल ये कह रहा हूं विवेक जी कि देखिए भारत में स्थिति क्या है। यहाँ पे एक गैंग सक्रिय है जो कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद तलाशने वाला गैंग है यहाँ पे भारत में। कम से कम यूएई के भीतर वो स्थितियां तो नहीं है ना। आप देखिए राहुल लाल जी, मंदिर के नीचे मस्जिद किसने ढूंढी? पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा जब ये आप सवाल पूछेंगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं लोग। तो मुगल काल में हर धाम के नीचे मस्जिद किसने ढूंढी या हर धाम के ऊपर मस्जिद किसने बनवाई? भाई जगह तो बहुत सारी थी उस समय, जगह की कोई कमी तो थी नहीं। राहुल लाल जी, उस समय जगह की तो कोई कमी थी नहीं। आप मथुरा में चढ़ के ही मस्जिद बनाएंगे, काशी में घुस के ही मस्जिद बनाएंगे जहां सोमनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है। आप अयोध्या में वही मस्जिद बनाएंगे जहां पर राम जन्मभूमि है। तो उस समय तो बहुत सारा स्पेस था, कहीं पे भी बना सकते थे। आज भी देश में बहुत जगह, बनाइए जहां बनाना है, किसी ने रोका है क्या? मेरा सवाल राहुल लाल जी बस ये है कि ये हर्ष का विषय है, ये गौरव का विषय है। भाई भारतीय संस्कृति बढ़ रही है ना, भारत की जो सनातन संस्कृति परंपरा है उसको आगे ले जाया जा रहा है, उसका एक प्रतीक बना है, विदेश में बना है। खुशी की एक लाइन बोल दीजिए, उसके बाद बाकी आलोचनाएं तो होती रहेंगी, जिंदगी भर आलोचना होती रहती है। हर इंसान की आलोचना होती है, हर सरकार की आलोचना होती है, हर नीति की आलोचना होती है। राहुल लाल जी, विवेक जी, वहां पे भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, बड़ी खुशी की बात मैं तो कह ही रहा। लेकिन सोचते हैं कि इस्लामिक राष्ट्र में यह चीज हो रहा है, लेकिन भारत जैसे जगह में खुद मोहन भागवत जी कहते हैं कि यहाँ पे गैंग सक्रिय है जो कि हर
मस्जिद के नीचे मंदिर खोसता है, ये नियम सब लोगों को हटना जी, पड़ेगा। जी। हमारे बयान नहीं है, मोहन भागवत जी के बयान नहीं। मणिशंकर पांडे जी, मणिशंकर पांडे जी, उसके बाद भुवन जोशी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मणिशंकर पांडे जी, क्यों ऐतराज है भाई? अगर इस देश की बात कहीं और बताई जा रही है, इस देश की गाथा कहीं और सुनाई जा रही है। मणिशंकर जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज कट गई, आवाज कट गई। यस, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। विवेक जी, अभी मैं अपने साथियों की बात को सुन रहा था। यस। पूरा देश हर्ष से डूबा हुआ है। और आज हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान जिस तरह से स्वागत कर रहा है मंदिर का, चाहे यहाँ हमारे पास मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, हम सारे धर्म हमारे देश में हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास, एक भी कोई ये नहीं कह सकता कि सरकार की योजनाओं का कहीं भी ऐसी स्थिति हो रही हो जिसमें किसी को दो आंख देखी जा रही हो और साधनों को ठीक ढंग से सबको न दिया जा रहा हो। आज आप देख रहे हैं कि चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे अबू धाबी में मंदिर बन रहा हो, सारी जगह मुसलमान हिंदू, अयोध्या का तो मैं कहना आपसे इसलिए चाहता हूं कि जिस तरह से मुसलमानों ने अयोध्या में जाकर के भगवान राम का नारा लगाया है और भगवान राम का पूजन और दर्शन करने वहां लोग गए हैं जी। इससे कुछ चंद मुसलमान ऐसे जरूर देश में जो बौखलाहट में है। आज पाकिस्तान में प्रधानमंत्री जी का नारा लग रहा है और वहां हमारे सनातन धर्म का वहां भी सम्मान हो रहा है, दुनिया में हमारा सम्मान हो रहा है। हमारी कभी ऐसी नीति नहीं रही है, हमारी गंगा जमुनी तहजीब रही है और हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिल करके हिंदुस्तान में सदियों से रहते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे समय में मैं समझता हूं कि चाहे आबू धाबू में मंदिर बन रहा हो, विश्व के मुसलमान चंद लोगों को ऐतराज है, बड़ी बात कह रहे हैं मणिशंकर पांडे जी, चंद लोगों को मिर्ची लग रही है, सबको खुश होना चाहिए। बिल्कुल चंद लोगों को मिर्ची लग रही है। भाई कौन चंद लोग हैं? वो भुवन जोशी जी। चंद लोग और मिर्ची लगने की बात जी, मिर्ची क्यों लगनी चाहिए? चंद लोग वो लोग हैं, जी चंद लोग, विवेक जी, मैं चंद लोग वो उनको मिर्ची लग रही है जो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं बनारस का काशी का रहने वाला हूं। आज वहां एक मंदिर है ज्ञान वापी, जिसका विवाद आप देख रहे हैं, कोई विवाद उसमें नहीं है। आप उसका सर्वे रिपोर्ट आ रही है, न्यायपालिका में मामला है, न्यायपालिका के मामला से कोई चीज तय होगी, फिर भी कुछ मुसलमान इसको मानने को तैयार है कि सही जवाब में आ रहा हूं आपके पास, सही जवाब में आ रहा हूं आपके पास। भुवन जोशी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और भुवन जोशी जी काफी सब्र भी रखते हैं और बहुत बड़े इत्मीनान से बोलते हैं, इसलिए मैं काफी कायल भी हूं भुवन जोशी जी का। भुवन जोशी जी, मुझे एक बात बताइए, मणिशंकर पांडे जी बात कह रहे हैं, ये भाई चंद लोग हैं जिन्हें एतराज है इस बात पर कि भारत तरक्की कर रहा है। भारत ने योगा दिया, 21 जून को वर्ल्ड योगा डे बनाया गया, तो भाई कई लोगों ने एतराज किया कि योगा नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, इसकी इजाजत नहीं मिलती, इजाजत नहीं मिलती, इजाजत नहीं मिलती, हम नमस्कार नहीं कर सकते, नमस्कार नहीं कर सकते। अरे भाई क्या मजाक है? अभी कह रहे हैं कि भाई आबू धाबी में वल्ला अभी भी कर रहे हैं, यहां के मुसलमानों को छोड़ दिया है, इस तरह की बातें भी उठाई जा रही। सही जवाब थोड़ी देर पहले कहा, मैंने कहा स्पेसिफिक बताइए, चंद एक घटनाओं को छोड़कर जो हिंदुओं के साथ भी हुई, मुसलमानों के साथ भी हुई, क्या हर चीज को धर्म के चश्मे से देखना जरूरी है? भुवन जोशी जी। विवेक जी, अबू धाबी एक मुस्लिम राष्ट्र की सरकार है और वहां पर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है ये बहुत गर्व की बात है। और इससे भी गर्व की बात है कि वो बड़ा मन करके हमारे देश के प्रधानमंत्री से इसका उद्घाटन कर रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम राष्ट्र इस तरह का उदाहरण पेश करके भाईचारा, सद्भाव, गंगा जमुना तहजीब का उदाहरण दे रहे हैं। क्या हमारी सरकार भी जब मस्जिद बनेगी तब वहां के अबू धाबी के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए बुलाएंगे? क्या सरकार नफरत की राजनीति को छोड़कर देश प्रेम और उस बंधुत्व की भावना को दिखाने का काम करेगी? और जिस प्रकार भारत में पूर्व में एक मस्जिद को तोड़कर क्या हम संदेश विश्व को देना चाहते हैं, जबकि हमारा जो देश है वो गंगा जमुना तहजीब का देश है। हम इसका स्वागत करते हैं कि वहां पर एक मंदिर बन रहा है
और वहां की सरकार जो मुस्लिम सरकार है वो इसको बनाने का काम कर रही है। मैं आपको पता है विवेक जी, बहुत सम्मान करता हूं मैं आपका। मैं इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट हूं और अंतर्राष्ट्रीय विधि को समझता हूं। कोई भी सरकार जो विश्व की है वो जहां की है वो वही मंदिर बना सकती है। मैं आबू धाबी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और वहां पर एक मंदिर बनाने का जो उन्होंने फैसला लिया, मैं इसका स्वागत करता हूं। और निश्चित तौर पे भारत को भी लोग इसी भरी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि यहां पर भी नफरत की राजनीति का अंत होगा और निश्चित तौर पे जो आपस में बंधुत्व है और विश्व बंधुत्व के लिए हमारा देश जाना जाता था, उसी भावना के रूप में हमें जाना जाएगा। जोशी जी, अच्छी बात है, मुझे इसलिए आप बहुत पसंद भी है कि आप जब भी बात करते हैं निष्पक्ष बात करते हैं। आपने कहा कि भाई ठीक है, हम इस पे गर्व महसूस करते हैं, इस पर हम, ये बहुत बड़ी बात है कि भारत एक बहुत बड़ा मंदिर बनवा रहा है। सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जवाद, आपके पास आ रहा हूं, 2 लाइन। मैं भी इंसान हूं, मैं भी बोलना चाहता हूं। हर बात में तुरंत ही उंगली उठाने लगते हैं सैयद जवाद जी। मैं भी तो कुछ बोलूंगा ना। नहीं सैयद जवाद जी, मैं ना बोलूं? विवेक जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, जोशी जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई नफरत की राजनीति कौन कर रहा है। और सैयद जवाद जी, आपने अपनी आवाज ही म्यूट कर ली, शायद उसको देखिएगा एक बार फोन में। तो जोशी जी कह रहे हैं कि भाई नफरत की राजनीति कौन कर रहा है। जोशी जी का एक जवाब। मैं एसएल सिंह जी, मैं इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। जो कह रहे हैं कि भाई नफरत की राजनीति हो रही है इस देश में, हमें अरब कंट्री से सीखना चाहिए, वहां के लोगों से सीखना चाहिए। लेकिन मैं जब ये बात कहता हूं कि इस देश में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है और खुशहाल आबादी रहती है, तो क्या किसी को ऐतराज हो सकता है? सैयद जवाद, क्या आपको इस पर ऐतराज हो सकता है क्या? विवेक और अगर इस देश में मुसलमान खुशहाल नहीं होते तो क्या ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश होता? पाकिस्तान से भी ज्यादा, जो मुल्क मजहब के नाम पर बटा, उससे ज्यादा मुसलमान आज भारत में रहते हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है सैयद जवाद जी? लेकिन फिर भी धर्म के नाम पर राजनीति। सैयद जवाद जी बोलिए। देखिए, आपने कहा भारत की पहचान भारत के संविधान से है और भारत के सेकुलरिज्म से है। नंबर 1 बात, यहाँ लोकतंत्र है। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं वहां लोकतंत्र नहीं, और भारत की खूबसूरती यहाँ के लोकतंत्र से भी जानी जाती है। लोग बात कर रहे हैं यहाँ के गंगा जमनी तहजीब से भी जानी जाती है, बिल्कुल जानी जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो उदय है, जो इख्तिदार में आना है, वो ध्रुवीकरण की राजनीति है। वो 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके, प्रॉमिस करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर मस्जिद गिराई गई, उसका जश्न मनाया गया। ये है मानसिकता। और उसके बावजूद 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत के लोगों से प्रॉमिस करा गया था, भारत के लोगों से, और सुप्रीम कोर्ट ने जिसको बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है वो भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े संघ के लोग और बीएसपी से जुड़े लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। क्या विश्व के अंदर जा रही है हमारी छवि जैसी होना चाहिए थी? ठीक है, राजनीतिक तौर पे आप एक दूसरे के ऊपर घेरे, कटाक्ष करें, मैं भी करूंगा, आप भी करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धर्म आधारित राजनीति कौन करता है ये सब जानते हैं। कितना भी चेहरे पे चेहरा नकाब डालते रहिए, लेकिन वो नकाब जो है ना, आपके चेहरे के अंदर जितने दाग हैं उसको छुपा नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में जितने दाग धर्म आधारित राजनीति पर है, एक से एक लोगों को दिखा दें। इनके साक्षी महाराज जो आते सांसद, उनके बयान उठा के देख लीजिए। उसके बाद आप देखिए प्रज्ञा ठाकुर के कौन कौन से बयान है। उसके बाद अभी मैंने एग्जांपल दिया यहाँ के प्रवेश वर्मा का, उसके बाद अनुराग ठाकुर का, उसके बाद जो है आप देख लेते जाकर के सदन के अंदर दिए हुए रमेश भिदुड़ी के जो बयान है, उसके बाद आप देखिए गिरिराज सिंह के बयान, रुक जाइए अभी बता रहा हूं, और सुन लीजिए, गिरिराज सिंह के बयान उठा करके देख लीजिए। आए दिन आकर के बगैर मुसलमानों को गाली दिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पेट नहीं भरता है, बगैर यहाँ के। और सुनिए चीफ मिनिस्टर क्या बयानबाजी करते हैं, ओवैसी क्या करते हैं, तौकीर रजा क्या करते हैं, शफीकुर रहमान भट्ट क्या करते हैं। मैं भी नेताओं के नाम गिनाने लग जाऊं, फिर मैं ही कहता हूं अगर नियत साफ नहीं है तो फिर जवाब में दिक्कत होगी। नियत में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। सैयद जवाद जी, मैं आपसे जवाब लूं, लेकिन एक तस्वीर आ रही है, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाई दर्शकों को। आबू धाबी से लाइव तस्वीरें आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। देखिए वहां से सीधी तस्वीरें आ रही हैं, ये सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं आबू धाबी से, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। सबसे पहले आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव पर यह तस्वीर। भाई ये एक गर्व का क्षण है इस देश के लिए, और
ये देखिए किस भव्य तरीके से इस मंदिर का निर्माण कराया गया। तो सैयद जवाद जी, अब सैयद जवाद जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। इसके बाद एसएन सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सैयद जवाद जी, आप जब कहते हैं कि भाई इन नेताओं ने इस तरह के बयान दिए, तो मुझे उम्मीद आपसे यह होती है कि शफीकुर रहमान बर्क, मौलाना तौकीर रजा ने अभी जो किया उस पर आपने दो शब्द कहीं तो कुछ ना कुछ लिखा होगा, ट्विटर पर लिखा होगा, फेसबुक पे लिखा होगा, इंस्टाग्राम पर लिखा होगा, आपने कहीं कुछ लिखा, कहीं कुछ किसी तरह से मजम्मत की होगी जब उन्होंने कहा कि हमने अपने नौजवानों को संभाल रखा है, जिस दिन हमने अपने नौजवानों को छोड़ दिया उस दिन कयामत हो जाएगा। इसके बाद आप आइए अज़दुद्दीन ओवैसी के बयान पर, इसके बाद आइए तरह तरह के नेताओं के बयान है भाई, कोलकाता से लेकर दिल्ली से लेकर बरेली तक हर तरफ के नेताओं के बयान है। मैं तो उस पर नहीं जा रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब अयोध्या में धन्नीपुर गांव में जो मस्जिद बनाई जा रही है, वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी कुरान रखी जाएगी, मक्का मदीना से ईंटें लाई जा रही हैं जो सबसे पवित्र जगह मुसलमानों के लिए मानी जाती है। इस बात की तारीफ आप लोग क्यों नहीं करते? क्या ये डाइवर्सिटी नहीं है? क्या इस देश का डाइवर्सिफाई कल्चर नहीं है? क्या ये इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा का सम्मान नहीं है? इसी की तो बात करें, इसी भाईचारे की तो बात कर रहे हैं। जवाब दे दूं आपको विवेक भाई? बोलिए विवेक भाई, बोलिए, बोलना चाहिए देखिए, आपको, खुलकर बोलिए। मैं खुल करके बोल रहा हूं। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद तोड़ी गई और सबूतों के आधार पर फैसला नहीं था, वो फैसला आस्था की बुनियाद पर था। आप समझ लीजिए भाई। मुझे एक बात बताइए, कहीं नहीं लिखा, मुझे एक बात बताइए, बाबर से आपका रिश्ता क्या कहलाता? नहीं, और ये फैसला ये फैसला कहां हुआ? ये फैसला इस देश की अदालत में हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट को फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आपके इन सवालों से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर सवाल उठेगा, कंडेम ऑफ कोर्ट होगा, फिर आप इसका जवाब देंगे, आप इसके जिम्मेदार होंगे। चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बार बार उस बात को कह रहे हैं सैयद जवाद। नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। सुनिए, आस्था की बुनियाद पर फैसला था, ये कहीं नहीं लिखा किसने गया। कहा आस्था की? आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला किया? आस्था की बुनियाद पे फैसला होता तो 500 साल पहले हो गया होता। 500 साल पहले फैसला हो गया होता। बुनियाद पर फैसला होना होता तो 6 दिसंबर 1992 में कोई मंदिर बन गई होती। आस्था का फैसला। सुनिए, एसएन सिंह जी को लेकर आइए। राहुल लाल जी, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। राहुल लाल जी, एक सेकंड आ रहा हूं। हिंदुस्तान में राज किया, सैयद जवाद जी को देश का मानते ही नहीं है। ऐसी भाषाओं से जवाब कहते हैं लोगों के मन में जहर घोलना बंद कर दीजिए। हिंदुस्तान में राज किया। एसएन सिंह जी, मैं आ रहा हूं। मतलब वो हिंदुस्तान सैयद जवाद के जी नहीं है। सैयद जवाद जी जल्दी से 10 सेकंड में पूरा कीजिए, लेकिन ये गलत बात है। सर सुनिए, अगर सच बोलना बगावत है, सच बोलना गुनाह है, तो मैं गुनाहगार हूं, लेकिन सच बोलता रहूंगा मैं। नहीं तो किसने सच नहीं बोला? ये सच नहीं है कि वहां पहले से मंदिर था, ये सच नहीं है कि एएसआई की रिपोर्ट आई, ये सच नहीं है कि मोहम्मद खान जो एएसआई के ऑफिसर थे उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की थी, ये सच नहीं है। ये सब कुछ झूठ है, सिर्फ आपकी दलील सच है, सिर्फ आपकी दलील सच है, बाकी सब झूठ है। इस देश का अदालत झूठ, इस देश का संविधान झूठ, भारत झूठ, यहाँ के बहुसंख्यक झूठ, सब झूठ। सिर्फ सैयद जवाद सच है, सिर्फ सैयद जवाद सच है। क्यों भाई? हलफनामा दिया था? किस बात की सच्चाई की बात कर रहे हैं आप? हवाला दिया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हवाला किस लिए दिया था? 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों लेकर के आया गया था? बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है या नहीं है? बोल दीजिए सब झूठ है, कुछ नहीं हुआ। किसी ने मस्जिद नहीं तोड़ी, डायनामाइट लगा करके उड़ा दी गई थी मस्जिद। मैं तो यही कह रहा हूं, किसी ने, आप ये बोल दीजिए किसी ने मंदिर नहीं तोड़ी। को तोड़ा जाना है क्रिमिनल ऑफेंस है या नहीं? आप ये बोल दीजिए कि किसी ने मंदिर नहीं तोड़ी। कोई मुगल आक्रांता नहीं था, कोई बाबर नहीं था, और उनको मंदिर वहीं बनाने का शौक था जहां हिंदुओं के धाम थे। एसएन सिंह जी के पास जा रहा हूं। एसएन सिंह जी, मस्जिद को तोड़ा जाना है क्रिमिनल ऑफेंस था, सुप्रीम कोर्ट ने माना है। एसएन सिंह जी, देखिए, निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा जावेद जी को, निश्चित तौर पे अपने मित्र को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कोई भी जो गलत कार्य करता है हम उसको धर्म से नहीं देखते हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति को अगर कश्मीर में वो हिंदुओं पे जो अत्याचार किया तो हम ये नहीं मानकर चलते हैं कि संपूर्ण मुस्लिम हिंदुओं पे अत्याचार करते हैं। जो कलकत्ता में अभी हत्या की गई एक मुस्लिम भाई के द्वारा, हम उसको मुस्लिम नहीं एक गुनाहगार मानते हैं। जो राजस्थान में एक व्यक्ति के द्वारा कन्हैया लाल की हत्या की गई, हम उसको मुस्लिम नहीं मान के एक व्यक्ति मानते हैं। केरल में बहुत सारे ऐसे जगहों पे, दिल्ली में जो घटनाएं हुई, जो बम विस्फोट की घटनाएं कोई भी करता है हम उसको एक गुनाहगार मानते हैं, हम उसको धर्म के चश्मे से नहीं देखते जैसे हमारे जवाद भाई साहब देख रहे हैं धर्म के चश्मे से। तीसरी बात मैं कहूंगा कि देखिए, आप संवैधानिक संस्थाओं का संस्कारिक तरीके से मानिए।
500 वर्ष पहले अगर धर्म के आधार पर दिया जाना होता तो 5000 वर्षों से हमारे वेद है, पुराण है, ये सब लिखे हुए हैं, लेकिन उसके नाते फैसला नहीं दिया गया। 1991 का वार्षिक एक्ट जो है वो एक कहता है कि जो जैसा था, तो हम कह रहे हैं कि अगर 1427 से विवाद चल रहा है, 1500 में, 1600 में, 1700 में, 1800 में, हम कह रहे हैं कि ये हमारा है, आप कह रहे हैं हमारा है, तो मुझे नहीं लगता कि 1947 में कैसे तय हो पाया ये किसका है किसका नहीं है। 1991 का वार्षिक एक्ट वहां लागू होता है जहां 1947 की यथास्थिति थी। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो खुले आंखों से हम ये देख सकते हैं, जो उस समय के इतिहास का जो प्रमाण है, जो सब दिए गए, दी गई, उसके बाद जो निर्णय लिया जाता है उसको हमारे मित्र कहते हैं। अब मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी के मित्र ने बहुत बड़ी बात कही, समाजवादी पार्टी के जी, अरे भैया अब तकलीफ हो रही, हम बोले नहीं, अब क्या करें, मतलब ये देश तो का बंटवारा, इस देश का बंटवारा कुछ लोग कहते हैं धर्म के आधार पे होता है, हम तो कहें सब हमारा है। लेकिन मैं कहूं समाजवादी पार्टी के मित्र ने अभी एक बात कही, उन्होंने कहा कि वहां पे एक मस्जिद थी जिसको तोड़ा गया। ये कौन कह रहा है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज भी कह रहे हैं मंदिर नहीं कह सकते। कैसे तय हो गया कि एक मस्जिद थी? कैसे तय नहीं होगा कि वहां मंदिर थी? ठीक है, मैं जोशी जी इसका जवाब ले रहा हूं, उसके बाद राहुल लाल जी आपके पास आ रहा हूं। जोशी जी इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा फटाफट। इसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि नहीं वहां मस्जिद थी। जोशी जी जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी को भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी, ठीक है, कुछ तो बदलिए साहब। ठीक है, एसएन सिंह जी, भुवन जोशी जी। देखिए, मैं तो पहले तो सिंह साहब से पूछना चाहता हूं, ये नाथूराम गोडसे और बृजभूषण सिंह की इनकी क्या परिभाषा है, उन्हें क्या मानते हैं? इन्होंने कहा था कि हम उसको आतंकवादी मानते हैं, उसको वो मानने का, क्रिमिनल मानने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का, विवेक जी आप बहुत शानदार एक पत्रकार है, मैं आपका बहुत सम्मान करते हुए पूछना चाहता हूं, 403 विधानसभा की जब सूची आई भारतीय जनता पार्टी की, मैंने 4-5 बार उसको पलट के पढ़ा, लेकिन मैं तरस गया कि एक अल्पसंख्यक समाज को इन्होंने टिकट देने का काम नहीं करते हैं। क्या मेरे पीछे भारत के, इसमें कानून का विद्यार्थी हूं, संविधान की किताब रखी है जो क्या कहता है, सभी को साथ लेके चलना है, सभी को प्रतिनिधित्व देना है। क्या भारतीय जनता पार्टी आज इस रास्ते पे चल रही है? यही प्रश्न हमारे हैं। और रही बात, मैं कहना चाहता हूं, मैंने जो प्रश्न करा था, मैंने कहा कि मुस्लिम राष्ट्र मंदिर बनाकर एक प्रेरणा दे रहा है विश्व को। क्या हम लोग अपने यहां जब मस्जिद बनेगी हमारी, जब वहां पर मस्जिद की जगह दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या अबू धाबी के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को बुलाकर हम सम्मान देने का काम करेंगे जो आज वो हमारे देश के? ठीक है, एसएन सिंह जी जल्दी से जवाब, उसके बाद मैं राहुल लाल जी के पास जा रहा हूं। ठीक है जोशी जी जल्दी जवाब लेते हैं। एसएन सिंह जी छोटा जवाब जल्दी लगे। देखिए, मैं अपने मित्र को कहूंगा कि मंदिर से इतना तकलीफ मत करिए भाई, मंदिर मस्जिद सब एक है, हम तो सबकी बात करते हैं, वसुधा को कुटुंब मानते हैं। हमारा पहला मंत्र ही होता है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन सुखिनों का नारा दिया जाता है। आप रहीम कहते हैं, हम राम कहते हैं, वही ईश्वर, वही अल्लाह जो धरती को बनाया, जो सूर्य चंद्रमा को बनाया, जो हमको आपको बनाया, आप उसको अलग अलग तरीके से मानते हैं। लेकिन आप अपने जगदीश को माने, अपने इसको माने, हम अपने ईश और जगदीश को मानेंगे तो सांप्रदायिक हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। सब लोग जानते हैं कि भारत देवभूमि है। बाबर वहां कहां से आ गया? लेकिन अभी भी भारत में बाबर को मानने वाले लोग इतने लोग हैं भाई। तकलीफ की बात यह है कि भाई बाबर भारत का था नहीं, उसके पक्ष में खड़े हो जाना है। राम हिंदुस्तान के थे, उसके तरफ से नहीं बोलना है। राहुल लाल जी कुछ कह रहे हैं, एसएन सिंह जी आ रहे हैं, सही जवाब आ रहा है। राहुल लाल जी कुछ कह रहे हैं, कालीचंद्र पांडे जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है, सही जवाब जी, रुक जाइए एक सेकंड। राहुल लाल जी कुछ कह रहे हैं, राहुल लाल जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। एसएन सिंह जी वेट कीजिएगा, राहुल लाल जी कुछ कह रहे हैं। राहुल लाल जी देखिए यहाँ पे बातचीत क्या हो रही थी। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्माण हुआ है। कोई भी सरकार होती, राम मंदिर का निर्माण होता ही, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। श्रेय लेने का पूरा प्रयास किया उन्होंने, नंबर 1। नंबर 2, जब राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उस आदेश में ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि वर्शिप एक्ट को एक तरह से सीधे 5 सदस्यीय संविधान पीठ की मुहर भी लगा दी। और उसका उल्लंघन होते हुए हम लोग सीधा देख रहे हैं, कहां पे हम लोग देख रहे हैं, मथुरा में उसका उल्लंघन होते हुए, और हम लोग उसका बनारस में उल्लंघन होते हुए देख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान ना होना और ध्रुवीकरण के लिए न्यायपालिका का दुरुपयोग करना, ये तमाम ऐसी स्थितियां आ गई है। विवेक जी, आप एक गंभीर पत्रकार हैं,
आप समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और जो एक गंभीरता भारत के सामने में, भारत के मुस्लिम समुदाय में और अल्पसंख्यकों को लेकर क्या चीजें उठ रही है। भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के संरक्षण की पूरी बात करता है, लेकिन वर्तमान सरकार ने आजादी के बाद ये पहली सरकार है जिसके केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बड़ी आबादी मुस्लिम समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आप उन्हें टिकट नहीं देना चाहते, क्या इन समस्याओं का सिंह जी के जी ये सवाल सीधा मैं लेके जयसेन सिंह जी के पास जाऊंगा, लेकिन मणिशंकर पांडे जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मणिशंकर पांडे जी, जो सवाल विपक्ष कहना चाह रहा है, एक दो राजनीतिक विश्लेषक जैसे सैयद जवाद हो गए, राहुल लाल जी हो गए, मणिशंकर जी, मेरा सवाल मैं उसको अटैच कर दूं आपसे। सवाल ये उठाया जा रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, राम मंदिर के जरिए ध्रुवीकरण, योगा डे के जरिए ध्रुवीकरण, इसके अलावा अबू धाबी में मंदिर के जरिए ध्रुवीकरण। तो क्या ये सब कुछ ध्रुवीकरण के मद्देनजर है? विवेक जी एक मैं आपको इन लोगों से बात करना चाहता हूं जवाद जी से, कि बनारस की चर्चा की गई और अयोध्या की भी चर्चा की गई, वहां के मंदिर की चर्चा की गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अलावा वहां का फैसला आया। मैं आप जवाद जी से खाली उनसे ये पूछना चाहता हूं कि बनारस में एसआई की रिपोर्ट के बाद वहां पर जो मंदिर का विवाद चल रहा है उसको तोड़ करके, उस पर रिपोर्ट आई है कि उसके तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाई गई है। क्या वहां न्यायपालिका का जो रिजल्ट आएगा रिपोर्ट में ये कहां लिखा उसको हुआ है? लोग मानने के लिए तैयार हैं? ना सर, रिपोर्ट आप पांडे जी वहां की जो रिपोर्ट अभी आ रही है, वहां मंदिर तोड़ करके मंदिर मैं कह रहा हूं कि अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो रिपोर्ट आई है, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट 39 पूरी कर लेने दीजिए। मेरी बात सैयद जवाद पूरी कर लीजिए, पांडे जी को पूरा कर लीजिए। सैयद जवाद पूरा कर लीजिए, काफी देर से मेरी बात पूरी करने दीजिए, पूरी करने दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या न्यायपालिका की जब वहां पर रिपोर्ट आएगी तो आप उसको मानने को तैयार हैं कि नहीं है? आप सीधे इसका जवाब दीजिए। आज ज्ञान वापी को लेकर के वहां पर जो सर्वे रिपोर्ट अभी न्यायपालिका में आई है, आप जब उसका रिजल्ट आएगा तो आप उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आप ये बताइए। आप मान रहे हैं 6 दिसंबर 1992 को और 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप मानने का तैयार नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले की धज्जियां आप लोग नहीं है, वो उसके बाद हमारे ऊपर डालने के मानना नहीं मानना। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा था लोकतंत्र मैं कह रहा हूं कि वो मंदिर तोड़ करके मंदिर ना आप पांडे जी रुकिए, अब रुकिए। जब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो रिपोर्ट आ रही है कि वो मस्जिद तोड़ करके मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है, और अगर मैं कह रहा हूं कि न्यायपालिका की रिपोर्ट अगर आती है, मैं कह रहा हूं कोर्ट फैसला करता है तो आप ज्ञान वापी को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप इस पर बताइए। लोकतंत्र के हत्यारे कौन है? प्रवक्ता साहब बताइए, सीधे बताइए। ये तो मणिशंकर जी, ये तो जी सैयद जवाद मणिशंकर जी, आप कहाँ ज्ञान वापी पर चले गए? ये तो अभी राम मंदिर को मानने के लिए तैयार नहीं हो, कह रहे हैं अभी भी इनकी टेप बाबर सैयद जवाद राम मंदिर को मानने को भी तैयार नहीं है, अबू धाबी के मंदिर को मानने को तैयार नहीं है। तो मैंने ये बात जो कही कि कुछ लोग बाबर जो विवाद पैदा कर रहे हैं, सैयद जवाद का टेप अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन मैं एक हम तो न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं और जो न्यायपालिका का जजमेंट आएगा उसको मानते हैं। आप भाई आप करके बोलेंगे तो समझ में आएगा। एसएन सिंह जी के पास जा रहा हूँ, सैयद जवाद वेट कीजिएगा, राहुल लाल जी वेट कीजिएगा। राहुल लाल जी आप ही का सवाल लेके जा रहा हूँ, आप ही लोगों का सवाल पूछ रहा हूँ मैं। एसएन सिंह जी, अब जो सवाल इस डिबेट में शुरू से चली आ रही है, उस सवाल को मैं आपके सामने एक बार फिर से रखता हूं कि वो सैयद जवाद कह रहे थे कि भाई आप यूएई में जाकर वल्ला हबीबी कर रहे हैं, मतलब कि वहां के लोगों को ग्रीट कर रहे हैं। मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूं, उन्होंने जो कहा यहां के मुसलमानों पर ध्यान नहीं दे रहे, उनको नुमाइंदगी नहीं देते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। भुवन जोशी ने कहा कि 403 सीटें यूपी में, लेकिन एक सीट पर भी एक नुमाइंदा आपने मुस्लिम समाज से नहीं उतारा। तो ये जो एलिगेशन आप पर बार बार लगते हैं, इसके बाद फिर आपके ऊपर एलिगेशन पोलराइजेशन का लगता है। एसएन सिंह जी, देखिए अभी बिहार में
जब भारतीय जनता पार्टी की और जेडीयू की मिलीजुली सरकार थी, शहनवाज हुसैन साहब वहाँ मंत्री थे, पुनः मंत्री होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे मुस्लिम मंत्री हैं जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, और उत्तर प्रदेश में अभी लोकल बॉडी का चुनाव हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही केवल 67 मुसलमान जीतकर वहाँ पे आए। और भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यों को देख लीजिए, मुजफ्फरनगर देख लीजिए, बरेली देख लीजिए, रामपुर देख लीजिए, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की 2014, 17, 19, 22 में लगातार बड़ी जीत होती है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। रही बात गाली देने का, अगर गाली देने से इनका काम बन जाए तो या तो आज तक गाली नहीं देकर ये गुनाह किए, गाली दे के काम बना लेना चाहिए, और नहीं बार बार गाली देने के बाद भी लोग इनके साथ इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये लोग तुष्टीकरण का कार्य किए। कहे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आप देखेंगे, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। उसने कहा कि मुसलमानों के हालात, ऐसी सरकारें बना रखी थी जो सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह यूज करती थी। चौथी बात आते हैं विदेश को और देश की तुलना करते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, भारत की सरकार, भारत के लोगों का मान सम्मान विदेशों में बढ़ रहा। कोई भी सरकार अगर इस तरह के कार्य करती है दुनिया में तो भारत के सभी लोगों को खुश होना चाहिए, छोटी सोच और ओछी सोच से बाहर निकलना चाहिए। चौथी बात मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा मूल्यांकन कौन करता है? जनता करती है। जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को क्यों अपना मत दे रही? क्योंकि जनता देखी हुई है, इनकी भी सरकार चली हुई है, जहां कहा जाता है 2016 में कि आप आधे दिन होली मनाइए और आधे दिन जुमे की नमाज करिए, जहां तुष्टीकरण के नाते जो अयोध्या में, रामपुर में, कानपुर में, काशी में विस्फोट किया था उसको छोड़ देने का कार्य किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में अगर 65,000 लोगों पर कार्रवाई होती है तो बिना भेदभाव के, ऐसी सरकार जब चलती है तो लोगों के अंदर सरकार के प्रति विश्वास बढ़ता है और निराशा ऐसे लोगों को होती है जो सरकार और सत्ता में आने के लिए नैरेटिव करते हैं। सुनिए एसएन सिंह सर, एक सवाल का मेरे जवाब दे दीजिए, एक सवाल का, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एसएन सिंह सर, 2016-17 का माइनॉरिटी उत्तर प्रदेश सरकार का बजट कितना था और 2022-23 का बजट कितना है? देखिए उत्तर प्रदेश में 700 दंगे होते थे, उसमें आप बता रहा हूं ना, उत्तर प्रदेश में 700 दंगे होते थे। सवाल क्या है? मुजफ्फरनगर के दंगे का कारण आप बता दीजिए कि संपूर्ण मुसलमान थे कि आप मुसलमान थे? उत्तर प्रदेश में इस समय आप देखिए जितनी 2023-24 का बजट कितना है? आप सुनेंगे तभी तो, आप सुनेंगे तभी तो आप तो सेलेक्टिव अप्रोच को अपनाएंगे कि नहीं हम कुछ देर तक संविधान को मानेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार सभी मदरसों को, अरे आप सुनेंगे तभी तो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी मदरसों को ये नहीं करे कि आप केवल धर्म की शिक्षा दीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी मदरसों को धर्म की शिक्षा के साथ साथ कहा एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। लेकिन नहीं, आप कहेंगे कि नहीं, अरे वो तो सपा की सरकार हमको फ्री में देती थी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा नहीं, जो वास्तविक मदरसे हैं उनको पैसा देंगे, और जो मदरसे लफ्ज चलाते हैं, जो मदरसे धर्मांतरण का कार्य करते हैं, जो मदरसे दूसरे धर्म को परिवर्तित करा के अपने मिलाने का कार्य करते हैं, उसको नहीं देंगे। आप देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरह आप देखे होंगे भाई, आप देखिए कितना, आप देखिए भाई, आपको लगता है कि नहीं कहानी मैं बताता हूँ, आप लोग लड़ लीजिए। राहुल लाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, राहुल लाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल लाल जी, राहुल लाल जी, मुझे पीछे मुझे बताइएगा वक्त कितना और मेरे पास की तनख्वाह बढ़ा दी गई, मदरसे में जो लोग करते हैं स्थानांतरण, एक एक करके राहुल लाल जी के पास भी आ रहा हूँ, एक एक करके सही जवाब एक एक करके। राहुल लाल जी, एसएन सिंह जी, सुन लीजिए, मेरी बात 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 सुन लीजिए, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, सबको पैसा जा रहा है, मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन थे घरों में चलते थे। मेरी बात सुन लीजिए सैयद जवाद और एसएन सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। अरे भाई आप लोग आतंकवादी अरे सैयद जवाद आतंकवादी सैयद जवाद एसएन सिंह जी, सैयद जवाद एसएन सिंह जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। अरे भाई मैं भी तो कुछ करूंगा अपनी डिबेट में, क्या कहेंगे? अरे भाई मैं भी तो कुछ करूंगा अपनी डिबेट में कि मैं सिर्फ आप लोगों की लड़ाई सुनता रहूं। सैयद जवाद जी सुनिए ना मेरी बात, अरे सुनिए ना मेरी बात प्लीज, सुनिए मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं। एसएन सिंह जी प्लीज वेट कीजिएगा, एसएन सिंह जी प्लीज वेट कीजिएगा, एसएन सिंह जी प्लीज वेट कीजिए, कोई बोलने का कंपटीशन नहीं चल रहा। देखिए मेरी बात क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
उत्तर प्रदेश की कहानी सुनाता हूं, उत्तर प्रदेश की कहानी सुनाता हूं। सैयद जवादी सुनिएगा, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। आपने कहा कि भाई माइनॉरिटी का बजट घटा दिया गया। मदरसों और अल्पसंख्यक कॉलेजों में छात्रवृत्ति घोटाले में सबसे बड़ा खुलासा कब हुआ? 2022 और 23 में, जब सरकार ने मदरसों और अल्पसंख्यक स्कूल के कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला किया। हो क्या रहा था, कहानी मैं बताता हूं। 1000 करोड़ का घोटाला। सर सुन लीजिए, झूठी कहानी। आप जो बोले पत्थर की लकीर, मैं बोल लीजिए। अरे भाई पढ़ लीजिए उठा के, इसमें सीबीआई एफआईआर करने की तैयारी में। अभी सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। ये जो मोटी मोटी रकम है, ये जो मोटी मोटी रकम है सैयद जवाद, एसएन सिंह जी सुनिए ना, एसएन सिंह जी सुनिए ना, ये जो मोटी मोटी रकम है, ये मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। ये चंद लोगों की जेब में जा रहा था, कुछ मौलानाओं की, कुछ मौलवियों के जेब में जा रहा था, जो मदरसों का एक बहुत बड़ा रैकेट चला रहे थे। और इस पर जांच जारी है, इस पर जांच जारी है। राहुल लाल जी देखिए, डिबेट का विषय नहीं है। अब उन्होंने माइनॉरिटी की बजट का मामला उठा दिया, तो मुझे 2 लाइन बोलना था, इसलिए मैंने बोला। सैयद जवाद जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। मैं तो राहुल लाल जी ये जानना चाहता हूं अपने पैनलिस्ट से कि आबू धाबी कब चल रहे हैं हम लोग मंदिर में दर्शन के लिए? ना वो तो मैं कभी भी चल लूंगा विवेक जी, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्य चीज ये है कि आप देखिए, आपने उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब दिया, मैं तो पूछ रहा हूं केंद्र सरकार के अभी के बजट को देख लीजिए, वहां पर भी अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट को लगातार घटाया जा रहा है। तो देखिए समस्या क्या है, मैं जो मूल चीज कहना चाह रहा हूं, यह सरकार ना तो मुस्लिमों का भला कर पाई, ना हिंदुओं का भला कर पाई। हिंदुओं की भावनाओं को भी सबसे ज्यादा आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। काशी कॉरिडोर के निर्माण में जिस तरह से पुराने स्वयंभू शिवलिंगों का भारी मात्रा में अपमान किया गया, क्या उन क्षणों को कोई हिंदू भूल? ठीक है राहुल लाल जी, इन तमाम मुद्दों पर कभी और डिबेट। लेकिन एसएन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे? एसएन सिंह जल्दी से 10 सेकंड। देखिए, मैं अपने मित्र से कहूंगा कि भाई आप धार्मिक यात्रा पर पैसा देते थे, वो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि एक धर्म की यात्रा पर पैसा देंगे, एक धर्म की शिक्षा पर पैसा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की अपनी राय हो सकती है, अपनी राजनीति का एजेंडा हो सकता है। एसएन सिंह जी, सैयद जवाद जी, राहुल लाल जी, मणिशंकर पांडे जी, भुवन जोशी जी।